आपका 5 नंबर का चैप्टर है और फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। फिक्स बोले तो फिक्स 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन, तो इसको बहुत ही अच्छे से कर जाइएगा, 5 नंबर आपको दे जाएगा। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि भाई न्यून मांग जो है, या मैंने आपको बोला कि न्यून मांग को ही अभावी मांग भी कहते हैं। न्यून मांग या अभावी मांग एक ही चीज़ होती है। न्यून मांग क्या है? न्यून मांग इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई मांग जो है ना वो कम रह गई है। अब मांग किससे कम रह गई है? जैसे कि मैंने आपको समग्र मांग के घटक बताए थे, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये समग्र मांग के घटक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए, और बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं जिस समग्र मांग की बात कर रहा हूँ ये कौन सी है? प्लान है। प्लान को यहाँ पे इस चैप्टर में नियोजित के नाम से जानते हैं, नियोजित। ठीक है, तो मान लो मैंने ये सोचा, मैंने ये अंदाज़ा लगाया, सी का मतलब होता है परिवार क्षेत्र, कि ये 1 लाख की डिमांड कर सकता है, आई 2 लाख की डिमांड कर सकता है, जी का मतलब गवर्नमेंट 3 लाख की डिमांड कर सकती है, और एक्स का मतलब होता है निर्यात, एम का मतलब होता है आयात। मैंने सोचा निर्यात हम 3 लाख का कर देंगे, आयात 2 लाख का कर देंगे, और ये हो गया इसका नेट डिफरेंस 1 लाख। तो जब बेटा मैंने इसका सम करा, 1 लाख, 3 लाख, 3 और 3 6 लाख, 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, तो इसका सम कितना आया? तो इसका जो सम है ये आपका निकल के आया 7 लाख रुपए। कितना आया? 7 लाख रुपए इसका सम निकल के आया। तो ये जो 7 लाख, ये मैंने अंदाज़ा लगाया है, तो ये क्या है? ये मेरी नियोजित समग्र मांग है। ये मैंने अंदाज़ा लगाया है कि सभी ये जो लोग हैं C प्लस आई प्लस जी ये इतनी मांग करेंगे, तो ये बेटा नियोजित है। अब होता क्या है एक्चुअल में वास्तव में, एक्चुअल को क्या कहते हैं? एक्चुअल को कहते हैं वास्तव। ठीक है, वास्तव में क्या होता है? वास्तव में उल्टा ही हो जाता है बेटा। मैंने जैसा सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। बोले तो मैंने परिवार से 1 लाख रुपए की एक्सपेक्टेशन करी थी कि ये 1 लाख के गुड्स खरीद सकता है, परिवार क्षेत्र खरीद रहा है 50,000 रुपये। मैंने एक्सपेक्टेशन करी थी कि आई निवेश 2 लाख तक का होगा, निवेश हो रहा है 1 लाख का। मैंने सरकार से सोचा था सरकार 3 लाख रुपए तक के गुड्स को बाय खरीदेगा, लेकिन सरकार खरीद ली है 2 लाख के। मैंने सोचा था निर्यात 3 लाख का होगा, लेकिन निर्यात हो रहा है 1 लाख का। मैंने सोचा था आयात 2 लाख का होगा, लेकिन आयात हो रहा है मान लीजिए 5 लाख का। 5 लाख का आयात हो रहा है। ठीक है, तो 5 लाख में कितनी जीरो आएंगी? 5 लाख में 5 जीरो आएंगी, जब पहले सही लगा हुआ था। 5 लाख में 5 जीरो आएंगी। ठीक है, तो ये तो बेटा नेगेटिव की फिगर हो जाएगी। ये माइनस का ये कितना हो जाएगा? 1 लाख, और ये 5 लाख है, तो ये जो है भाई आपका माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 4 लाख हो जाएगा। इसको एक काम कीजिए, ये ज़्यादा ही हो गया, इसको एक काम करिए, इसको 3 लाख लगा लीजिए। ठीक है, 3 लाख इसको कर दो, तो ये जो है ये हो जाएगा माइनस का 2 लाख। ठीक है, माइनस का 2 लाख कर दीजिए। अब बेटा जिसको मैंने सम करा, मैं जब इसको सम करूँगा, देखो इधर को सम करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 लाख, और इधर का करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 लाख, और 3.5 लाख में से 2 लाख गए तो कितना आएगा? 3.5 लाख में से 2 लाख गए तो बेटा आपका आएगा 1.5 लाख। ये क्या आया? ये 1.5 लाख क्या आया है ये आपको समझना है। ये 1.5 लाख आया है बेटा एक्चुअल में जो हुआ, वास्तव मैंने लिखा है यहाँ पे वास्तव, एक्चुअल में जो हुआ ये हो गया। मैंने C I G X M इन सबसे जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, सबने उलट हरकत कर दी। मैंने C से कुछ और अंदाज़ा लगाया था, उसने भी कम करा। मैंने I से कुछ और अंदाज़ा लगाया था, उसने भी कम करा। मैंने G से जितना अंदाज़ा लगाया था उसने भी कम करा। इससे जितना अंदाज़ा लगाया था उसने भी कम करा। इसने और इसने, मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था
ये सब ने कम कराए उसके हिसाब से, और इसका मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था ये बेटा ज़्यादा हो गया। मैंने जितना आयात सोचा था, मैंने तो 2 लाख सोचा था और कर कितना रहा हूँ मैं 3 लाख। आयात मैंने जितना सोचा था वो ज़्यादा हो गया, और इनसे CIGX इनसे मैंने जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी वो सारी कम पड़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से नियोजित मांग मेरी कितनी आ रही है, नियोजित मांग मेरी आ रही थी बेटा 7 लाख रुपए। मेरी प्लान वाली एग्रीगेट जो डिमांड थी वो 7 लाख रुपए है, और जबकि वास्तव में जो है, वास्तव में एग्रीगेट नियोजित समग्र मांग, ठीक है, नियोजित समग्र मांग एक मिनट रुकिए बेटा। एक्चुअल में जो डिमांड हो रही है ये हो रही है 1,50,000 रुपये की। मैंने जितना सोचा था एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल की जो डिमांड है वो बेटा बहुत ही ज़्यादा कम रह गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने CIGXM इन सब से जितनी जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी वो सब बेटा उल्टी हो गई। तो अगर आपको न्यून मांग का अर्थ लिखना है, अगर आपको न्यून मांग का अर्थ लिखना है तो बेटा बहुत ही इजी, बहुत ही सरल आप ये लिख सकते हो कि जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से, जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से कम रह जाती है, कम रह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे न्यून मांग या अभावी मांग, न्यून मांग या अभावी मांग कहते हैं। ये जो है बेटा इसकी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल डेफिनेशन है। भाई हुआ क्या, भाई मैंने जितना प्लान करा था, मैं सोच रहा था इतनी डिमांड होगी 7 लाख की, क्योंकि C+I+G, C+I+G+XM इनसे मैंने जितना जितना सोचा था सब ने बेटा कम कम डिमांड करी, जिसकी वजह से डिमांड जो है, जिसकी वजह से डिमांड जो है क्या रह गई, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो कम रह गई बेटा। तो हुआ क्या, जो वास्तविक समग्र मांग है, एक्चुअल वाली जो मेरी डिमांड है, जब वो नियोजित समग्र मांग से प्लान वाली से क्या हो जाती है, जब वो प्लान वाली से बेटा कम रह जाती है, एक्चुअल वाली जब प्लान वाली से कम रह जाती है तो उसको न्यून मांग कहते हैं या अभावी मांग कहते हैं। ठीक है जी। इसके अगर वो बेटा आपसे कारण पूछे, कारण कि भाई कारण बता ये न्यून मांग क्यों हो रही है, तो इसका कारण बेटा बहुत ही ज़्यादा इजी है, अभी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। इसका कारण AD = C+I+G+X-M, ये लिखेंगे। पॉइंट वाइज कैसे लिखना है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो है क्या लिखना है, भाई क्यों कम रह गई, आप खुद सोचो मांग क्यों कम रह गई, क्योंकि ये जो C है, ये जो I है, ये जो G है और ये जो X है, ये क्या हुआ बेटा, मैंने इनसे जितनी जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी, इनसे जितनी जितनी एक्सपेक्टेशन करी थी, क्या हुआ, वो एक्सपेक्टेशन उससे कम हो गई, और आयात से मैंने जितनी करी थी वो बेटा ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो बेटा न्यून मांग की हो रही है। किसकी हो रही है, वो जो है न्यून मांग की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको इसका ग्राफ समझना है। इसके अगर कारण आपसे पूछ ले, भाई इसके कारण बता, तो बेटा C का मतलब क्या होता है, निजी उपभोग व्यय भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, परिवारों द्वारा उपभोग भी कह सकते हो। निजी उपभोग व्यय में सबके साथ कमी वर्ड लगा देना है, CIGX इन सबके साथ आपको कमी वर्ड लगा देना है।
जैसे कि निजी उपभोग व्यय में कमी, निवेश व्यय में कमी, सरकारी व्यय में कमी, निर्यात में कमी, और आयात वर्ड के साथ क्या लगा देना है, आयात वर्ड के साथ या तो ज़्यादा लिख सकते हो आप या बेटा वृद्धि लिख सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटा हम बात करते हैं इसके वक्र की। इसका जो ग्राफ है, इसका जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिक्स है, एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, कौन बोला? तो जो ये है पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगा ना। हाँ, अब वही पढ़ने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट अब चलने वाला है। अब हमें इसका जो है बेटा ग्राफ समझना है। तो इसका ग्राफ समझने के लिए हमने जो कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब इसका जो है यूज़ होगा बेटा, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लाइक पूर्ण रोजगार, अल्प रोजगार, ये सब चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, ये अब इसका यूज़ होने वाला है। अब देखिए, अब जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं AD और AS। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं GDP। अब क्या हुआ, सबसे पहले हम बेटा संतुलन की सिचुएशन बनाएंगे, संतुलन की। जैसे कि AD और AS की हमने अप्रोच पढ़ी है बेटा, अल्पकालीन संतुलन वाला जो चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे जो ग्राफ बनाया था वही ग्राफ बनाना है बेटा, कोई अलग ग्राफ नहीं बनाना। देखिए, समग्र पूर्ति का कर्व कैसे बनता है, समग्र पूर्ति का जो कर्व बनता है वो बेटा इस तरीके से बनता है। ये हो गया आपका समग्र पूर्ति का कर्व। ठीक है, ये किसके एंगल पे बन रहा है, ये जो है 45 डिग्री के एंगल पर बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है बेटा, हम डिमांड कब करते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो ही तो डिमांड करते हैं। देखो प्रोसीजर समझिए, डिमांड हम कब करते हैं, डिमांड अब तब करते हैं जब बेटा पैसे आते हैं, आय आती है, इनकम आती है। और इनकम कब आती है बेटा, जब हम रोज़गार में लगते हैं, जब हम एम्प्लॉयमेंट में लगते हैं, तो ही तो, मतलब मांग का रिश्ता किससे है, रोज़गार से। भाई रोज़गार होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मैं डिमांड करूँगा। ठीक है जी। तो अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ, मान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा प्लीज़, नहीं तो सब ऊपर से चला जाएगा। मैंने मान लिया पूरी अर्थव्यवस्था में 100 बंदे हैं बेटा, 100। ठीक है, 100 बंदे हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, 100 के अलावा और कोई नहीं है। और ये हम अनैच्छिक की बात कर रहे हैं बेटा बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कल हमने पढ़ा है कि बेरोजगारी का संबंध किससे है, अनैच्छिक कैटेगरी वाले लोगों से है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि ये होता नहीं है वैसे कभी ऐसा, लेकिन मैंने ये मान लिया ये 100 बंदे अनैच्छिक कैटेगरी के हैं, और मैंने इन 100 के 100 बंदों को काम दे दिया। मैंने ये, मेरी ये अजम्पशन है, मेरी ये मान्यता है कि मैंने इन 100 के 100 बंदों को काम दे दिया। तो बेटा काम दे दिया तो भाई इसके बाद इनके पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो भाई ये डिमांड करेंगे, है ना। तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है, एग्रीगेट डिमांड कर्व इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। ये हो गया AD। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो AD कर्व बना है ये कौन सा है, ये बेटा प्लान वाला है, प्लान वाला। बेटा ये AD कर्व मैंने इस मान्यता पर बनाया है कि ये जो 100 बंदे हैं वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं, काम करने के इच्छुक हैं, मैंने उनको काम दे दिया। कोई भी नल्ला नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, सब बंदे काम कर रहे हैं। एक बंदा नहीं है, सिंगल एक बंदा नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगार हो, एक भी नहीं है। जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे प्राकृतिक बेरोजगारी के, लाइक संघर्षात्मक, संरचनात्मक एंड चक्रीय बेरोजगारी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने ये मान लिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सबको काम मिल गया, सब बंदे काम पे लगे हुए हैं। तो सब बंदे काम पे लगेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे। तो मैंने सोचा इतनी डिमांड होगी, इतनी डिमांड होगी, उसके बेस पे मैंने कर्व बना दिया। जैसे मैंने ऊपर अभी जो मेरा 7 लाख रुपए आ रहा था, अभी जो मेरा ऊपर 7 लाख रुपए आ रहा था, 7 आ रहा था 17 आ रहा था, 7 लाख रुपए आ रहा था, 7 लाख रुपए आ रहा था। तो मैंने ये सोचा कि अगर सभी बंदों को काम दे दिया जाए तो भाई इतनी डिमांड होगी 7 लाख की, ये मैंने माना है। ठीक है,
अब एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, एक्चुअल में देखिए ऊपर क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, एक्चुअल में CIG, जिससे मैंने जितना जितना एक्सपेक्ट किया था, CIGX सब ने बेटा जितना मैंने सोचा था उससे कम डिमांड हो रही है, और निर्यात में भी कम डिमांड हो रही है, आयात ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वास्तविक बहुत ही ज़्यादा कम रह गया प्लान वाले से। अब कर्व बनाना है, कौन सा बनाना है, अब मुझे जो कर्व बनाना है ये बनाना है बेटा एक्चुअल का। तो भाई एक्चुअल वाली कम रह गई प्लान वाली से, सिंपल सी बात है, तो बेटा इसके नीचे ही बनेगा भाई, प्लान वाली 7 लाख है और एक्चुअल वाली कम रह गई। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, पहले एक्चुअल वाला बनाने से पहले बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो मैंने कर्व बनाया है AD वाला, मैंने क्या मान्यता ली है कि सबको काम मिल गया, पूर्ण रोजगार है। तो AD और AS कर्व बेटा कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में एक दूसरे को, इस पॉइंट पे। तो मान लीजिए इसको हम यहाँ पे Y नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु आया है बेटा, ये वाला, ये जो AD है ये बेटा पूर्ण रोजगार की मान्यता पर बना हुआ है कि अगर मैं सब लोगों को काम दे दूँ, अगर मैं उन सब लोगों को काम दे दूँ जो काम करना चाहते हैं, तो वो इतनी डिमांड करेंगे 7 लाख की, तो उसके बेस पे मैंने कर्व बना दिया। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो ये GDP का, ये जो राष्ट्र आय का ये जो डिटर्मिनेशन हुआ है, ये बेटा पूर्ण रोजगार पर है। किस पर है ये, पूर्ण रोजगार पे। लेकिन अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में कम रह गई, तो एक्चुअल वाला इससे नीचे बनाना है, एक्चुअल वाला कहाँ बनाऊंगा, एक्चुअल वाला इससे नीचे बनाऊंगा। तो ये वाली ये हो गई AD1, और ये AD1 क्या है, ये AD1 जो है ये एक्चुअल की है। मैंने सोचा था 7 लाख होगी, लेकिन कितनी हो गई बेटा, हो गई 1.5 लाख, हो गई 1.5 लाख, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ये जो AD है ये बेटा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा इसको। तो डिटर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है, आय और रोजगार का, पहले इस बिंदु पे हो रहा था और अब इस बिंदु पे हो रहा है। मैंने सोचा था बेटा, मैंने सोचा था कि इतना होगा, इतना, लेकिन हो कितना रहा है, हो बेटा केवल इतना रहा है। ये जो है इतना कम रह गया बेटा। ये जो पॉइंट था ये पूर्ण रोजगार पर था, मैंने सोचा था इतनी डिमांड होगी, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड हो रही है बेटा केवल इतनी। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है अर्थव्यवस्था में एक गैप क्रिएट हो गया। वो गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है, वो गैप जो है वो गैप बेटा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये जो गैप है बेटा, 7 लाख में से 1.5 लाख को माइनस कर देंगे, जब 7 लाख में से 1.5 लाख को जब माइनस करेंगे हम, 7 लाख में से 1.5 लाख को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा आपका 5.5 लाख। 5.5 लाख रुपए से डिमांड क्या हो रही है, 5.5 लाख रुपए से डिमांड जो है वो कम हो रही है बेटा। तो ये जो गैप जहाँ मैंने शेड किया है, ये गैप इसी डेफिसिट डिमांड को जो है शो कर रहा है। इसको मैं, इस बिंदु को भी मैं नाम दे देता हूँ K। और ये जो गैप बना है बेटा, इसी गैप को बेटा गोल कर पी जाना है, फाड़ के ले जाना है। इसी गैप को क्या कहते हैं, अविस्फीतिक अंतराल। क्या कहते हैं इस गैप को, इस गैप को कहते हैं अविस्फीतिक अंतराल, ठीक है। न्यून मांग की सिचुएशन में जो गैप क्रिएट होता है, 2 तरीके के अंतराल पढ़ेंगे बेटा हम, एक स्फीतिक और एक अविस्फीतिक। स्फीतिक वाला बनेगा अधिमांग में और अविस्फीतिक वाला बनता है न्यून मांग में। जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से कम रह जाती है तो जो गैप क्रिएट होता है, चाहे बेटा वो यही न्यून मांग है, यही बेटा न्यून मांग है, और यही क्या है, यही अविस्फीतिक अंतराल है। तो डेफिनेशन किसी की भी पूछे, अगर वो आपसे पूछे, चलो न्यून मांग की तो मैंने ऊपर लिख दी थी, अगर वो आपसे एग्जाम में पूछे अविस्फीतिक अंतराल क्या होता है ये बता भाई, तो आप बोलेंगे कि यही जो मैंने बोला, जो न्यून मांग की है वही लिख देंगे। जब नियोजित समग्र मांग, आप 2 तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो भाई, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है प्लान वाली से,
तो जो उसके बीच का जो अंतर होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, उसी गैप को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। या तो इसके बेस पे डेफिनेशन लिख सकते हो या इसके बेस पे भी लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि जब, ध्यान से सुन लीजिए मेरे वर्ड्स को मैं क्या कह रहा हूँ। अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली है वो इसके बेस पे बोली है मैंने, कि जब एक्चुअल वाली कम रह जाती है प्लान वाली से, ठीक है। और आप इसी डेफिनेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि जब प्लान वाली ज़्यादा हो जाती है एक्चुअल वाली से, ऐसे भी तो लिख सकते हो। इसके बेस पे भी डेफिनेशन बना सकते हो। भाई कान यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, ज़्यादा तो प्लान वाली ही है ना, तो डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि जब प्लान वाली एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है एक्चुअल वाली से, तो जो गैप क्रिएट होता है उसको अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं या न्यून मांग की सिचुएशन कहते हैं। तो बेटा अब अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? संतुलन पे। अब अर्थव्यवस्था बेटा यहाँ पे संतुलन पे है, E1 बिंदु पे। और जबकि बहुत ही ज़्यादा, अब जरा ध्यान से सुनिए, ई बिंदु पे मैंने ये बोला कि वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर मैं उनको काम दे दूं तो भाई इतनी डिमांड होने वाली है यहाँ पे, और सप्लाई कर्व भी यहीं पे था। लेकिन डिमांड कितनी हो रही है अर्थव्यवस्था में? यहाँ पे। तो भाई ये क्या हो रहा है? ये तो मांग कम हो रही है, इतने लोगों की ज़रूरत ही नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर जितनों को काम मिला हुआ है। तो बेटा इतना क्या होगा, ये वाला जो गैप है, ये जो गैप है, इतने लोगों को काम से हटा दिया जाएगा। इतने लोगों को काम, ये जो यहाँ तक तो पूर्ण रोजगार था, यहाँ तक ओ से लेके वाई तक पूर्ण रोजगार था, लेकिन काम केवल इतना है, इतना ओ से लेके वाई तक। तो ये जो बीच में ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला, इतने लोगों को काम से हटाना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर। भाई लोगों की ज़रूरत क्यों होती है? लोगों को काम धंधों पे इसलिए लगाया जाता है ताकि प्रोडक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिमांड ही नहीं है उतनी, तो लोगों को हायर करके फ़ायदा क्या? श्रमिकों को लगा के फ़ायदा क्या होगा जब हम जितना माल बना रहे हैं उतना बिक ही नहीं रहा? तो इतने लोग, जितनी डिमांड कम है उतने ही लोगों को हटा दिया जाएगा अर्थव्यवस्था से, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे क्रिएट होगा? यहाँ पे E1, बंदों को काम से हटाकर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है। तो बेटा इसी वजह से न्यून मांग की स्थिति को हम क्या कहते हैं? इसी वजह से न्यून मांग की स्थिति को अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। अल्प रोजगार संतुलन। कल हमने 2 वर्ड पढ़े थे बेटा, एक पूर्ण रोजगार संतुलन और एक अल्प रोजगार संतुलन। तो बेटा यहाँ पे लोगों को काम धंधों से हटा रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हम जितनी पूर्ति कर रहे थे उतनी डिमांड है ही नहीं। अबे जितना माल बना रहे हो उतना बिक ही नहीं रहा, तो लोगों को हटाओ काम धंधे से, इतनी प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। और लोगों को हटा के पूर्ति को डिमांड के बराबर लाया जा रहा है कि इतनी सप्लाई नहीं करनी, कम करो सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी करो। तो लोगों को हटाओ काम धंधों से, इतने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को काम धंधों से हटाकर अर्थव्यवस्था में संतुलन क्रिएट हो रहा है। इस वजह से बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, न्यून मांग में जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है इसको अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं, अल्प रोजगार संतुलन। और न्यून मांग की स्थिति में जो जाल क्रिएट होता है उसको बेटा अविस्फीतिक अंतराल या अविस्फीतिक जल, कुछ भी कह सकते हो। ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। डेफिनेशन पूछे बेटा वही लिखनी है जो मैंने ऊपर बताई है। कारण पूछे कि भाई अविस्फीतिक अंतराल या अविस्फीतिक जाल क्यों क्रिएट होता है, तो भाई यही लिखने हैं जो मैंने अभी न्यून मांग के बताए कि भाई निजी उपभोग व्यय में कमी, निवेश व्यय में कमी, सरकारी व्यय में कमी, निर्यात में कमी, आयात में वृद्धि। चाहे बेटा न्यून मांग के पूछे चाहे अविस्फीतिक के पूछे, दोनों का अर्थ सेम रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। अभी हम परिणाम पढ़ेंगे कि इससे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या परिणाम हमको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों के परिणाम सेम रहेंगे, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं बेटा, क्योंकि मेरे भाई न्यून मांग में ही तो अविस्फीतिक जाल क्रिएट हो रहा है, अविस्फीतिक अंतराल क्रिएट हो रहा है। जाल और अंतराल एक ही चीज़ है, कहीं कंफ्यूज जाओ कि मैं तो अंतराल पढ़ के आया था, ये तो जाल आ गया। तो आपको क्या लिखना है, दोनों तरीके से मैंने डेफिनेशन बता दी है, दोनों ओके हैं। या तो आप ये लिख दो कि भाई वास्तविक समग्र मांग
जब नियोजित वाली समग्र मांग से कम रह जाती है तो भाई उसको न्यून मांग की सिचुएशन कहते हैं, या उसको अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं, उसके बीच के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल कहते हैं। या ऐसे लिख दो कि भाई जब नियोजित वाली समग्र मांग ज़्यादा हो जाती है किससे, वास्तविक वाली समग्र मांग से। कान कहीं से भी पकड़ सकते हो, नियोजित वाली से डेफिनेशन बनानी है नियोजित वाली से बना सकते हो, या वास्तविक वाली से डेफिनेशन बनानी है तो भाई वास्तविक वाली से बना सकते हो। ये एक मुद्दा बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा अधिमांग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको उल्टा करना है सब कुछ, कारण भी उल्टे करने हैं, ग्राफ भी उल्टा करना है, सब कुछ उल्टा बनेगा। तो अगर सीधा समझ में आएगा तो ही उल्टा समझ में आएगा, सब कुछ उल्टा कर देना है। तो इसको एक बारी दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, इसको एक बारी दोबारा से समझ लीजिए, फिर हम अधिमांग पे चलते हैं। पहले हम इसके परिणाम पे भी देखते हैं कि अब इससे अर्थव्यवस्था में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। की स्थिति आती है अर्थव्यवस्था में परिणाम जो है क्या क्या के लिए मिलते हैं। बेटा बार बार कह रहा हूँ, अगर वो कारण पूछे या परिणाम पूछे न्यून मांग या अविस्फीतिक के, तो बेटा दोनों सेम ही होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, कहीं आप ये सोचो न्यून मांग के कारण अलग हैं और अविस्फीतिक के कारण अलग हैं। और ये बेटा ध्यान रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेन मुद्दा यही है यहाँ पे। आखिर न्यून मांग को अल्प रोजगार संतुलन क्यों कहते हैं? यहाँ पे अल्प रोजगार का संतुलन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि यहाँ बंदों को काम धंधों से हटा के इक्विलिब्रियम लाया जा रहा है अर्थव्यवस्था के अंदर। इस वजह से मतलब अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया और बंदे बेरोजगार हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है लेकिन अर्थव्यवस्था संतुलन में है। इस वजह से परिणाम अगर हम देखेंगे बेटा, सबसे पहला परिणाम इसके अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैंने जितना माल बनाया था, वास्तविक स्टॉक जो है वो क्या हो जाता है, वास्तविक स्टॉक जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है इच्छित स्टॉक से बेटा। मतलब कि पर मैं तो सोचा था 7 लाख की डिमांड होगी, तो मैंने तो 7 लाख के हिसाब से बना दिया गुड्स, और डिमांड कितने की हो रही है, डिमांड हो रही है 1.5 लाख की, तो मेरा तो 5.5 लाख का, मेरा तो 5.5 लाख का भट्टा बैठ गया, 5.5 लाख का स्टॉक है। नहीं, मैं मतलब मेरे पास जो एक्चुअल स्टॉक की बात चल रही है यहाँ पे, स्टॉक की, तो मेरे पास माल जो था मैंने तो जितना अंदाज़ा लगाया था, मैंने 7 लाख का अंदाज़ा लगाया था, उसके हिसाब से मैंने माल बना दिया। डिमांड की बात नहीं चल रही है बेटा, यहाँ स्टॉक की, माल की बात चल रही है। मैंने तो 7 लाख के हिसाब से माल बना दिया, लेकिन माल उतना बिका नहीं, वास्तविक वाला माल ज़्यादा हो गया इच्छित वाले से। दूसरा हमने क्या बोला, हम जितना बना रहे हैं उतना बिक नहीं रहा, उतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई हो रही है। तो फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर जो है उत्पादन में क्या करेगा, प्रोड्यूसर उत्पादन में कमी करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा वो, क्योंकि वो जितना बना रहा है उतनी अर्थव्यवस्था में डिमांड ही नहीं है। और उत्पादन में कमी करने का मतलब है समग्र पूर्ति घटेगी, क्योंकि समग्र पूर्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक मिनट रुकना, क्या लिख दिया सर, वास्तविक स्टॉक तो पूर्ण रोजगार की कंडीशन में ही होगा ना। एक मिनट बेटा, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, एक मिनट रुकिए। तो उत्पादन में कमी का मतलब क्या है, उत्पादन में कमी का मतलब है समग्र पूर्ति घटेगी, क्योंकि हमने समग्र पूर्ति का मतलब क्या बताया था, मैंने समग्र पूर्ति का मतलब ये बताया था कि प्रोड्यूसर 1 साल के अंदर कितना उत्पादन करने की सोच रहे हैं, कितना प्लान बना रहे हैं। तो भाई उन्होंने पहले जितना प्रोडक्शन करा था वो माल बिका ही नहीं, अब प्रोड्यूसर नेक्स्ट टाइम कम प्रोडक्शन का सोच रहे हैं, तो कम प्रोडक्शन का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई घटेगी। और यहाँ पे हमने क्या बोला, लोगों को काम धंधों से हटा दिया, उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटाने का मतलब क्या है बेटा, कि लोगों को काम धंधों से हटाया जा रहा है, जितने बंदे वर्कर हायर कर रखे थे श्रमिकों को हटाया जा रहा है, इतने की ज़रूरत नहीं है। रोजगार में क्या होगा, रोजगार में जो है कमी होगी बेटा, रोजगार में कमी होगी, लोगों को काम धंधों से हटाया जा रहा है। और 5वां सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अर्थव्यवस्था 2 तरीके के जाल होते हैं।
ठीक है, एक जाल तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, एक होता है स्फीतिक, एक होता है अविस्फीतिक, स्फीतिक वाला भी पढ़ेंगे। एक दूसरा जाल और होता है, यहाँ पे क्या होता है, न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था जो है इसको कहते हैं निम्न स्तरीय संतुलन जाल। अर्थव्यवस्था जो है निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है, निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये निम्न स्तरीय संतुलन जाल जो है क्या होता है, लो लेवल पे इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो अब इसको इस जाल को समझिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा लोगों को काम धंधों से क्यों हटाया गया, ये जाल क्या होता है ये वाला समझा रहा हूँ। ना लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इतना लिख देंगे केवल अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय संतुलन जाल में फंस जाती है तो भी चलेगा, ओके है। लेकिन समझ लीजिए क्या होता है, आगे ग्रेजुएशन में भी काम आएगा अगर ये बोलोगे तो। रोजगार क्यों कम है, क्योंकि डिमांड कम है। बंदों को काम धंधों से क्यों हटाया गया, बंदों को काम धंधों से इसलिए हटाया गया क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड नहीं थी। और बेटा डिमांड क्यों नहीं थी, मांग क्यों नहीं थी, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है आय नहीं थी, ठीक है। डिमांड क्यों नहीं थी, आय नहीं थी। और आय क्यों नहीं थी, क्योंकि बेटा रोजगार नहीं था। अब सिंपल सी सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन ले लीजिए और कुछ नहीं। कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ बेटा, न्यून मांग की सिचुएशन हुई। कोविड की जो सिचुएशन है वो न्यून मांग की सिचुएशन है, ठीक है। प्रोड्यूसरों ने माल बना दिया था, किसी को नहीं पता था कि ज़िंदगी में कीटाणु आ जाएगा और तबाह कर देगा सब कुछ। प्रोड्यूसर तो जैसा चल रहा था, जैसा हर साल करते थे ऐसे ही हो रहा था सब कुछ, है ना। उन्हें क्या पता था ऐसा कुछ होने वाला है कि 23 मार्च को ज़िंदगी में पूरा भारत ही बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भाई प्रोड्यूसर तो जैसा हर साल करते थे उन्होंने भी ऐसा करा, हर साल बना दिया, कर दी प्रोडक्शन। लेकिन फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, ठीक है भाई, लॉकडाउन झेल लिया, एक दिन झेल लिया, एक हफ्ता झेल लिया। लेकिन भाई फिर महीनों के लगने लग गए लोगों के काम। अब जब महीनों के लगने लग गए, कंपनियों में, इंडस्ट्रीज़ में काम बंद हो गया, तो फिर आपके घरों में मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब जॉब करते होंगे। फिर भाई उनको हटा दिया गया कि भाई ज़रूरत नहीं है, मेन बंदे रखे कंपनियों में, फालतू बंदे सब हट जाओ भाई। और जो हैं आधी सैलरी मिलेगी भाई उनको। ऐसे ही तो हुआ है लॉकडाउन के अंदर, और क्या हुआ है। तो लोगों को रोज़गार से क्यों हटा दिया गया, क्योंकि जो वो कंपनियां बना रही हैं उनको कोई खरीद ही नहीं रहा, डिमांड ही नहीं है। डिमांड क्यों नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। और लोगों के पास पैसे क्यों नहीं थे, क्योंकि भाई काम धंधों से हटा दिया गया लोगों को। तो यही तो जो जाल क्रिएट हुआ, तो ही तो डिमांड कम हो गई। फिर उस डिमांड को बढ़ाने के लिए फिर जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुले, फिर मोदी जी टीवी पर आए थे और मोदी जी टीवी पे क्या कह रहे थे, अपने लोकल टू वोकल, वोकल टू लोकल करो, अपने उससे खरीदो माल, दूसरे देशों से ना खरीदो, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, ये करो वो करो। तो ये सब क्या है, ये सब डिमांड को बढ़ाने के हुए हैं बेटा। कि डिमांड कैसे, क्योंकि अर्थव्यवस्था किस में फंस गई, अर्थव्यवस्था फंस गई निम्न स्तरीय संतुलन। ये तो ऐसा होता ही रहेगा, फिर ये अगेंस्ट से चलेगा कि भाई रोजगार क्यों कम है, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि काम धंधा नहीं है। और फिर यही सर्कल फिर चलेगा कि भाई रोज़गार क्यों नहीं है, क्योंकि मांग नहीं है। मांग क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई रोज़गार नहीं है। तो भाई ये सर्कल तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो फिर इस सर्कल से निकले कैसे, इस सर्कल से निकले के अलग अलग सरकार को इसमें इंटरफेयर करनी पड़ती है। बिना सरकार के इंटरफेयर के इस जाल से नहीं निकला जा सकता, अर्थव्यवस्था यहीं फंसी रह जाएगी। तो ये बेटा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ये सारे परिणाम भी सब कुछ, कारण परिणाम सब कुछ। और खासकर तो ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम कहाँ बनाए, कैसे बनाए। पहले एग्रीगेट सप्लाई बनाई, अभी मैं बताता हूँ। पहले हम पूरा पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं। पहले डायग्राम, और ये देखो पहले प्लान वाला और एक्चुअल वाली उससे कम रह गई बेटा, उससे कम, ठीक है। एक्चुअल वाला नीचे बनाए बेटा, ध्यान रखिएगा, नीचे है एक्चुअल वाला। और जो ये यहाँ गैप क्रिएट हो गया, इसी को ही अविस्फीतिक अंतराल और इसी को ही बेटा न्यून मांग कहते हैं। अगर बेटा ये मुद्दा आपको समझ में आ गया, जिसमें हमने 1 घंटा लगाया है, तो बेटा अधिमांग में आपको सिर्फ 5 मिनट लगने हैं।
5 मिनट लगेंगे बस। देखिए अब हम बात करते हैं अधिमांग की। अधिमांग क्या है भाई? अधिमांग के नाम से क्या पता चल रहा है बेटा? मांग ज़्यादा हो गई, यही तो समझ में आ रहा है। अब अधिमांग का मतलब क्या है? मांग ज़्यादा हो गई। तो मांग किससे ज़्यादा हो गई? अब जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा हो गई। अब मान लीजिए मैंने सोचा था C + I + G + X - M, ये है, ठीक है। मैंने सोचा था ये 1 लाख की डिमांड करेगा, ये 2 लाख की करेगा, ये 3 लाख की करेगा, ये मान लीजिए 3 लाख - 1 लाख, तो ये हो गया 2 लाख। तो मैंने इसका अंदाज़ा लगाया कि 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने सोचा भाई 8 लाख की डिमांड होगी, ठीक है। डिजिट मैंने अब कुछ और ले लिए। तो ये मैंने सोचा था नियोजित, ये मैंने सोचा था हो रही है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये मैंने सोचा था 8 लाख की डिमांड होगी, ये नियोजित समग्र मांग है, ये नियोजित समग्र मांग है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या बेटा? ये तो था प्लान। ये एज अ प्रोड्यूसर मैं सोच रहा हूँ कि भाई सी इतना करेगा, आई इतना करेगा, जी इतना करेगा, एक्स इतना करेगा, एम इतना करेगा, और मैंने इतने के हिसाब से माल बना दिया, 8 लाख के हिसाब से माल बना दिया, प्रोडक्शन कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ? अब समझिए, अब मैंने जितना जितना सबसे अंदाज़ा सोचा था, अब एक्चुअल में क्या हो रहा है? अब एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में मैंने सोचा था सी 1 लाख की करेगा, सी 3 लाख की करेगा। मैंने सोचा था वो 2 लाख की करेगा, वो 4 लाख की कर रहा है। मैंने सोचा था वो 3 लाख की करेगा, ये 5 लाख की कर रहा है। मैंने सोचा था निर्यात 3 लाख का करेंगे, निर्यात 5 लाख का हो रहा है। आयात सोचा था 1 लाख का होगा, ये 50,000 का हो रहा है। तो अब हुआ क्या बेटा? ये हो गया 4.5 लाख। अब जब मैंने इसका टोटल मारा तो कितना आ रहा है बेटा? ये 5, 4, 9, 10, 11, 12 एंड 16 लाख 50,000। ये बेटा एक्चुअल में हो रहा है, ये वास्तव में हो रहा है, ये वास्तविक समग्र मांग है। वास्तविक समग्र मांग डबल है बेटा, जितने मैंने सोची थी। मैंने C, I, G, X, M इन सबसे जितना जितना अंदाज़ा लगाया था सब कुछ उलट हो रहा है बेटा, जिसकी वजह से वास्तविक वाली क्या हो गई? ग्रेटर देन हो गई प्लान वाली से। तो अगर बेटा वो आपसे अधिमांग का अर्थ पूछ ले कि भाई अधिमांग क्या होती है, अधिमांग को ही अतिरेक मांग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभार आ जाता है अतिरेक मांग लिखा हुआ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब फिर से बेटा डेफिनेशन 2 तरीके से बन सकती है। आप वास्तविक के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हो तो वास्तविक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन बन सकती है, और नियोजित के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहते हो वहाँ से भी बन सकती है। तो आप लिखेंगे कि जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या हो जाता है? जब वास्तविक समग्र मांग नियोजित समग्र मांग से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं अधिमांग की सिचुएशन, अतिरेक मांग की सिचुएशन। या इसको उल्टा पकड़ना चाहते हो, उल्टा भी ले सकते हो बेटा। आप ये भी लिख सकते हो इसको दूसरी डेफिनेशन में कि भाई जब नियोजित समग्र मांग वास्तविक समग्र मांग से कम रह जाती है, प्लान वाली कम रह गई ना अब की बार, वास्तविक वाली ज़्यादा हो गई, तो डेफिनेशन दोनों ओके है, दोनों में एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। बस आप डिपेंड करता है आप डेफिनेशन नियोजित के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो या वास्तविक के। तो ये अधिमांग की सिचुएशन है। अच्छा जी, ठीक है। तो इसके अगर बेटा हम कारण देखें, कारण कि भाई इसका क्या कारण है, आखिर मांग क्यों ज़्यादा हो गई? तो बेटा अभी जैसे AD = C + I + G + X - M ये हमने पढ़ा। तो बेटा इनसे मैंने जितना जितना सोचा था, इन चारों से मैंने जितना जितना सोचा था, ये सब में क्या हो रही है? ये सब में वृद्धि हो रही है और ये अकेले में कमी हो रही है। इस वजह से ऐसा हो रहा है, इस वजह से वास्तविक वाली ज़्यादा भाई मैंने C से जितना अंदाज़ा लगाया था उसने भी ज़्यादा करी, I से जितना सोचा था उसने भी ज़्यादा करी, G से जितना सोचा था उसने भी ज़्यादा करी, निर्यात जितना सोचा था वो भी ज़्यादा हुआ। तो बेटा ये सब ज़्यादा हो गए और आयात जितना सोचा था उतना नहीं, उल्टा लिखा है बेटा मैंने।
न्यून मांग में देखोगे तो मेरे यहाँ पे कमी लिखा था और यहाँ वृद्धि लिखा था। अब मैंने जहाँ कमी लिखा है वहाँ वृद्धि लिख दिया, जहाँ वृद्धि लिखा है वहाँ कमी हो गया। चेक करना अपनी शीट के अंदर तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं, तो अगर इसके कारण पूछे तो आपको लिखना है निजी उपभोग व्यय में वृद्धि, निवेश व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। बन गए इसके कारण कि भाई समग्र मांग अधि मांग जो है किसकी वजह से क्रिएट हो रही है। 1 2 3 4 5 कारण बन जाएंगे। बुक से पढ़ेंगे, अब आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वैसे तो पढ़ने नहीं है, अपने आप लिख दोगे आप इसको। अब जरा इसका कर्व देखिए। अब जो है इसका कर्व किस तरीके से बनेगा। अब बेटा आपको ये कर्व समझ में आ गया, बिल्कुल वही बनाऊंगा मैं जो ऊपर बनाया है। अगर ये कर्व समझ में आ गया तो बेटा आपका समझ लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर ये कर्व समझ में नहीं आया तो अभी हमने ऊपर जो भी बेटा पढ़ा है वो आपको समझ में नहीं आया है, मुद्दा क्लियर नहीं है। अब ज़रा देखिए, ये जो है सबसे पहले हम बनाते हैं समग्र पूर्ति। सबसे पहले हम बनाते हैं समग्र पूर्ति। ये हो गई बेटा आपकी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, वही सिनेरियो लगाना है बेटा कि हम डिमांड कब करते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं। और पैसे कब आते हैं, जब हमें रोज़गार मिलता है। तो मैंने ये अपनी तरफ से मान लिया कि वो सभी लोग जो अर्थव्यवस्था के अंदर काम करना चाहते हैं, मैंने उन सबको काम दे दिया, सबको काम दे दिया। तो भाई वो इतनी डिमांड करेंगे, ये मैंने मान लिया। ये आ गया एडी। ये प्लान वाली है। कितनी आई थी बेटा हमारी प्लान वाली ऊपर, हमारे ऊपर आई थी 8 लाख। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 लाख। 8 लाख की डिमांड हो रही है। मैंने मान लिया वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं उनको काम मिल गया तो इतनी डिमांड होगी। तो ये इसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पूर्ति को। ये बेटा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है पूर्ति को, यहाँ पे इन्ने को। तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। और संतुलन पे क्या जीडीपी आ रही है या राष्ट्र आय कितनी आ रही है, ये बेटा आ रही है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये बेटा पूर्ण रोजगार का पॉइंट है, पूर्ण रोजगार का। इस पॉइंट पे वो सभी लोग जो काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं और इतनी सप्लाई हो रही है और यहीं पे डिमांड भी बराबर है। इतनी सप्लाई हो रही है, सब लोगों को काम मिला हुआ है, एक बंदा भी नल्ला नहीं है, बेरोजगार नहीं है, सब काम कर रहे हैं। तो इतनी सप्लाई हो रही है और यहाँ पे डिमांड बराबर है। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था संतुलन में है और ये पूर्ण रोजगार का है क्योंकि यहाँ सब बंदे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, अब जरा समझिए। अब बेटा डिमांड हो गई ज़्यादा, जितनी मैंने सोची थी उससे ज़्यादा हो गई डिमांड। तो अब बेटा एक्चुअल वाला ऊपर बनाना है क्योंकि अब ज़्यादा हो गई ना, 16.5 लाख हो गई मैंने जितनी सोची थी। तो अब जो है ये यहाँ बन रहा है, अब जो है अब ये यहाँ बन रहा है। ये आ गई AD इज इक्वल टू, ये बेटा एक्चुअल वाली है, कितनी है ये है बेटा 6.5 लाख। और अब ये इसको अब कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। तो अर्थव्यवस्था कहाँ पे आ रही है बेटा संतुलन में, अर्थव्यवस्था संतुलन में यहाँ पे आ रही है E1 पे। ठीक है, मैंने सोचा था इतनी होगी डिमांड, इतनी, लेकिन हो कितनी रही है बेटा, हो रही है बेटा इतनी। तो इतनी डिमांड जो है वो बेटा ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे आपको जो वो बनाना है, जो गैप बनाना है वो इस यहाँ बनाना है बेटा। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए K नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो गैप बनता है ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हम इसको जो है शेड कर देते हैं। ठीक है, इतनी जो है मांग ज़्यादा हो रही है, या आप ये भी कह सकते हो इतनी जो है इतनी ज़्यादा हो रही है बेटा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा हो रही है क्या, डिमांड, इतनी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो अब मैं जिस बच्चे से पूछूंगा वो बताएगा कि क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। अगर उसने बता दिया तो मैं समझ जाऊँगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज़ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। शिवम गोस्वामी बताइए, अगर बेटा डिमांड ज़्यादा हो रही है
ठीक है। तो जितनी डिमांड ज़्यादा हो रही है तो क्या मैं इतनी सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ, इतनी प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ। भाई डिमांड ज़्यादा है तो मांग ज़्यादा है, मैंने जितना बनाया था सब बिक गया, तो मैं और प्रोडक्शन बढ़ा देता हूँ। डिमांड तो ज़्यादा हो रही है ना अर्थव्यवस्था के अंदर, क्या मैं यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा दूँ? बढ़ सकती है। अच्छा हाँ बताइए, कौन बता रहा है? हाँ जी कौन था बताइए। हाँ सर नहीं बढ़ सकती है क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है। हाँ, ये इंटेलिजेंट लड़की निकल के आई। बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ई बिंदु है, ई बिंदु, ये मैंने डिमांड कर्व क्या सोच के बनाया था, और ये जो सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये सब क्या सोच के बने थे? ये बेटा ये मान्यता पर बने थे कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है, इसलिए तो हाईलाइट किया मैंने यहाँ कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है। चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहा हूँ, एक भी बंदा नल्ला नहीं घूम रहा, बेरोजगार नहीं घूम रहा, लेकिन उसी पॉइंट पे डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा दोगे जब बंदा ही नहीं है काम करने के लिए? किसको काम पे लगाओगे? आप कह रहे हो मैं तो और प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने 8 लाख का माल बनाया था, 16.5 लाख की डिमांड हो रही है, तो मैं 8 लाख का माल और बनाऊंगा और ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा। अबे तो बंदे कहाँ से लाओगे? बंदे तो है ही नहीं ना भाई, यहाँ पे बंदे तो ऑलरेडी पूर्ण रोजगार पर हैं, ये इतने बंदे कहाँ से लाओगे? इतने ये जो एक्सेस डिमांड हो रही है, यहाँ पे हम बेटा प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते, यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जब आप अर्थव्यवस्था पहले ही पूर्ण रोजगार पर है, तो जब बंदे ही नहीं है काम करने वाले, आप कैसे डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई कैसे बढ़ा दोगे? सप्लाई बढ़ाने का मतलब है, सप्लाई को बढ़ाने का मतलब है आपको उत्पादन बढ़ाना है, आपको उत्पादन बढ़ाना है, और उत्पादन को बढ़ाने का मतलब है आपको श्रमिक को हायर करना है, श्रमिक को हायर करना है। लेकिन श्रमिक कहाँ हैं? श्रमिक तो पहले ही पूर्ण रोजगार पर है यहाँ पे। श्रमिक कैसे? इतनी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन के लिए नए श्रमिक चाहिए, लेकिन नए श्रमिक तो है ही नहीं ना। तो यहाँ पे हाँ जी सर हमें एक्सपोर्ट कर दीजिए ना बाहर। नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं या नहीं, रोजगार हम अपने देश के लोगों को रोजगार दे सकते हैं नहीं। तो भाई देश में तो रोजगार ही है, बंदे ही नहीं है, सबको ऑलरेडी काम मिला हुआ है। तो बेटा यहाँ जो गैप क्रिएट हो गया ये वाला, इस गैप को कहते हैं, इस गैप को कहते हैं स्फीतिक अंतराल। क्या कहते हैं इस गैप को? इस गैप को कहते हैं स्फीतिक अंतराल या स्फीतिक जाल। जबकि ऊपर कौन सा बन रहा था? अविस्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक जाल। ठीक है जी। अच्छा अब हम बात करते हैं, इसके कारण हो गए, ग्राफ हो गया, अर्थ हो गया। अगर वो आप बोले स्फीतिक अंतराल क्या होता है ये बता भाई, स्फीतिक अंतराल का मतलब बता कि स्फीतिक अंतराल क्या होता है। बेटा आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो स्फीतिक अंतराल का अर्थ पूछे आपसे, चाहे वो आपसे स्फीतिक अंतराल का अर्थ पूछ रहा है, या वो आपसे अधिमांग का अर्थ पूछ रहा है, या वो आपसे अतिरेक मांग का अर्थ पूछ रहा है, वो किसी का भी अर्थ पूछ रहा है, आप जो मैंने ऊपर लिखवाया है वही लिख सकते हो। अगर वो आपसे स्फीतिक का पूछ रहा है तो आप ये लिख सकते हो कि भाई जब वास्तविक वाली समग्र मांग नियोजित वाली समग्र मांग से ज़्यादा हो जाती है तो उन दोनों के बीच के अंतर को स्फीतिक अंतराल कहते हैं। और यही डेफिनेशन जब आप बुक से पढ़ेंगे टी.आर. जैन से तो आपकी खोपड़ी घूम जाएगी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब समग्र मांग फलाने से ढिमकाने से ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आने का। कि स्फीतिक की भी पढ़ के देख लेना और एक बारी अविस्फीतिक की भी देख लेना, वहाँ वर्ड ही ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं कि जब पूर्ण रोजगार पे समग्र मांग जितनी चाहिए होती है, जब वो उससे कम हो जाती है, जब वो उससे ज़्यादा हो जाती है, आप क्या ये क्या कह रहा है भाई, समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए जो मैंने ऊपर लिखवाई है वही लिख दीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है? यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है ये पूर्ण रोजगार संतुलन का है। यहाँ बंदों को थोड़ी ना हटाया गया काम से, यहाँ तो उल्टा मेरे को और ज़रूरत है बंदों की। तो यहाँ तो पहले ही बंदे ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं। तो अधिमांग की सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है
वो पूर्ण रोजगार का होता है बेटा। और न्यून मांग की सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वहाँ लोगों को काम धंधों से हटाकर अर्थव्यवस्था को संतुलन में ला रहे हैं। और यहाँ पे बेटा बंदे ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं, यहाँ तो हमें उल्टा और बंदे चाहिए थे, लेकिन बंदों की कमी पड़ गई उल्टा हमारे पास यहाँ पे। हाँ जी भैया, ये पर लेकिन संभव नहीं है ना कि हो जा, पक्का नहीं होता नहीं है ना। नहीं, ये तो मैंने माना है ना, पूर्ण रोजगार ये तो हमारी मान्यता है, तो लेकिन ऐसा जो है रियल लाइफ में ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं इसके परिणाम में। अब आ जाते हैं इसके परिणाम में। इसका परिणाम में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहला वाला जो इसका परिणाम है वो क्या है, वो है कि वास्तविक स्टॉक जो है वो कम रह जाएगा इच्छित स्टॉक से। बेटा ध्यान से समझिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है बेटा। यहाँ पे ये जो वास्तविक और ये इच्छित की बात चली है, स्टॉक की बात चल रही है बेटा, स्टॉक की, मांग की बात नहीं चल रही है। इसमें क्या बोला इसने, वास्तविक स्टॉक कम रह गया इच्छित स्टॉक से, मतलब इच्छित वाला ज़्यादा हो गया, वास्तविक वाला कम रह गया। मेरे पास होना कितना चाहिए था, अगर मेरे को पूरी डिमांड को पूरा करना था तो मेरे पास 16.5 लाख का स्टॉक होना चाहिए था, है ना, 16.5 लाख का होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो केवल 8 लाख कुछ का है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ स्टॉक की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरा आप यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे इसके परिणाम ध्यान से सुनने हैं बेटा। मैंने ऊपर वाले में क्या क्या लिखा था, ऊपर वाले में मैंने ये लिखा था कि भाई उत्पादन में जो है कमी होगी, उत्पादन में कमी की वजह से समग्र पूर्ति में कमी होगी, समग्र पूर्ति की वजह से रोजगार में कमी होगी। ये 3 पॉइंट जो हैं, ये 3 पॉइंट बेटा मैंने ऊपर के परिणाम में लिखे हैं, अगर आप देखेंगे जब तो आपको दिख जाएगा। मैंने लिखा है उत्पादन में कमी, जिसकी वजह से समग्र पूर्ति में कमी और रोजगार में कमी। लेकिन बेटा क्या हम यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि, समग्र पूर्ति में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि ये लिख सकते हैं? बताइए जरा। नहीं देख सकते क्योंकि हाँ, यही तो बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपको यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि भाई मैं उत्पादन नहीं बढ़ा सकता, समग्र पूर्ति नहीं बढ़ेगी, बंदे ही नहीं है यहाँ तो हमारे पास, तो यहाँ पे फिर क्या होगा। लेकिन डिमांड ज़्यादा हो रही है उस पॉइंट पे, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो रही है उस पॉइंट पे पूर्ति से, तो डिमांड को कम करना है। कि हमारे पास तो इतनी सप्लाई नहीं है कि उस डिमांड को पूरा कर सके, ना हम बढ़ा सकते अपनी सप्लाई को, तो अब डिमांड को कम करना है। तो भाई डिमांड कम कैसे होगी फिर, तो भाई डिमांड को कम करने के लिए लास्ट चांस क्या बचता है, कीमत बढ़ा दो, कीमतों में वृद्धि कर दो। क्योंकि हमने ये पढ़ा है महंगाई होगी बेटा, जिसको हम महंगाई कहते हैं, कीमतों में वृद्धि, क्योंकि भाई कीमत बढ़ने पे मांग घटती है, जब महंगाई होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और वहाँ पर आ जाएगी जहाँ तक सप्लाई है। तो कीमतों में यहाँ पे क्या होती है, कीमतों में यहाँ पे जो है वृद्धि देखने के लिए मिलती है। कीमतों में वृद्धि को ही क्या कहते हैं, कीमतों में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति। ठीक है जी। अच्छा ये भैया एक तरीके का वही तो हो गया, जैसे कोई मोबाइल है उससे मतलब कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाँ, वही जैसे आए वही सिंपल, जब भाई जैसे कोई फ़ोन आते हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो वो ब्लैक में फिर महंगे बिकते हैं, वही सिनेरियो है बिल्कुल कि भाई जितनी डिमांड है सप्लाई उतनी है नहीं, तो फिर वो ब्लैक में महंगे बिकते हैं। ये हर चीज़ पे एप्लीकेबल होता है भाई, जिस भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो भाई वो फिर प्राइस उसके हाइक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी सप्लाई नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। यहाँ पे अब किसकी इम्पोर्टेंस दिख रही है हमें, श्रमिकों की इम्पोर्टेंस दिख रही है ना हमको यहाँ पे। अगर श्रमिक हमारे पास होते तो हम उत्पादन बढ़ा देते, समग्र पूर्ति बढ़ जाती, लेकिन हमारे पास श्रमिक नहीं है बेटा यहाँ पे। तो तीसरा पॉइंट ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि संसाधनों की मांग पर क्या होता है, संसाधनों पर भी नहीं, यहाँ आप लिखेंगे ये शुरू को, ये लिखो यहाँ पे
के संसाधनों पर अधिमांग का दबाव पड़ता है। बेटा संसाधन यहाँ पे किसकी बात चल रही है? यहाँ बेटा श्रमिक की बात चल रही है, लेबर की यहाँ पे बात चल रही है। तो लेबर के ऊपर क्या हो रहा है? लेबर के ऊपर जो है अब प्रेशर पड़ रहा है बेटा, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हमारे पास है नहीं, एक्स्ट्रा तो हमारे पास है ही नहीं, जितने हैं उसी में ही करना है जो करना है। तो उनके ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा, जिनकी वजह से क्या होगा बेटा? जिनकी वजह से अब जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उनको बस श्रमिक चाहिए कैसे भी करके कि श्रमिक मिल जाए, लेकिन श्रमिक है ही नहीं, और जो हैं वो ऑलरेडी काम पे लगे हुए हैं। तो जो उनको वहाँ से हटा के लाना है कि मैं प्रोडक्शन कर लूँ बस कैसे भी करके, तो बेटा वहाँ से दूसरी फर्म से हटा के उसके पास कैसे आएगा? वो बोलेगा तेरे को ज़्यादा सैलरी दूंगा तू आ जा, तेरे को वहाँ 12 मिल रही है मैं तेरे को 15 दूंगा तू आ जा। तो बेटा उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, उनको जो है उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर उनको सैलरी ज़्यादा दी तो बेटा अब वो जो प्रोड्यूसर जिसने उसको महंगी सैलरी में बुलाया है अपने पास, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से उसकी जो कॉस्टिंग है, अब उसका गुड्स महंगा बिकेगा, उसको कॉस्टिंग अब ज़्यादा पड़ेगी ना, क्योंकि उसकी लेबर अब महंगी आ रही है, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी। और जब बेटा उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगी तो वो फिर जो अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अब और महंगा बेचेगा, क्योंकि उसका माल अब पहले के कंपैरिजन में महंगा बिक रहा है, महंगा बन रहा है ना। अब भाई उसने लेबर महंगी लेके आया है तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो अब वो प्रोडक्ट अपना महंगा बेचेगा ना मार्केट के अंदर, क्योंकि अब उसका प्रोडक्ट पहले के कंपैरिजन में महंगा बन रहा है। पहले सस्ता बन रहा था, अब महंगा बन रहा है। और ऐसा महंगा क्यों बन रहा है? क्योंकि श्रमिकों की डिमांड थी, हमें श्रमिक नहीं थे, तो श्रमिकों ने अपने वेजेस बढ़ा दिए कि ठीक है हमारे को ले लो, हम इतने में आ जाएंगे। तो अब और इसी को अब बेटा ऐसे तो सभी प्रोडक्टों के साथ होगा, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसी चीज़ को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रोडक्ट्स क्या बिकेंगे मार्केट के अंदर? प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर महंगे बिकेंगे बेटा। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अंदर जो जाल क्रिएट होता है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के अंदर जो जाल क्रिएट होता है, इसको कहते हैं मजदूरी कीमत जाल। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मजदूरी कीमत जाल। यहाँ अर्थव्यवस्था किस में फंसती है? यहाँ अर्थव्यवस्था मजदूरी कीमत जाल में फंस जाती है। अब ये मजदूरी कीमत जाल क्या होता है ये समझिए बेटा। वहाँ पे कहाँ फंस रही थी? निम्न स्तरीय संतुलन जाल में। और यहाँ पे कहाँ फंस रही है? यहाँ पे फंस रही है बेटा मजदूरी कीमत जाल में। ये ऊपर वाला अगर सिनेरियो आपको समझ में आ गया ना तो मुद्दा क्लियर है, इसी को ही मजदूरी कीमत जाल कहते हैं। मैंने बोला संसाधनों पे अधिमांग का दबाव पड़ता है, इस लाइन का मतलब क्या है? संसाधन की मैंने बोला यहाँ बात चल रही है श्रमिक की बेटा, लेबर की। लेबर के ऊपर फोर्स पड़ रहा है कि आइए काम करिए। लेबर ने बोला ठीक है हम तो पहले से जितनी सैलरी ले रहे थे उससे ज़्यादा करेंगे, काम करेंगे, आप दूसरी फर्म में बुलाइए ज़्यादा सैलरी पे। तो सैलरी बढ़ गई बेटा, सैलरी उनकी बढ़ गई, दूसरे प्रोड्यूसर ने उसको ज़्यादा सैलरी पे हायर कर लिया। अब उसकी वजह से अब दूसरा प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा सैलरी पे बुलाकर उससे प्रोडक्शन करा रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। अब उसका उत्पादन पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहा है, तो उसका प्रोडक्ट अब पहले के कंपैरिजन में महंगा बिक रहा है बेटा, उसकी कीमत बढ़ गई। तो मार्केट में सभी प्रोडक्ट के साथ अब ऐसा ही होगा, तो मुद्रास्फीति होगी बेटा। ठीक है, मार्केट में क्या होगी? मुद्रास्फीति होगी, प्रोडक्ट सब महंगे बिक रहे हैं। तो अब जब इनको जो सैलरी मिली है, जब ये वस्तु को खरीदने जाएगा मार्केट के अंदर, तो वस्तु क्या है बेटा? वस्तु महंगी है। वस्तु क्या है? वस्तु महंगी है। तो लेबर कहेगी मेरे को और सैलरी दो भाई, मेरा तो इसमें पूरा नहीं पड़ रहा, मैं मार्केट के अंदर इस प्राइस से मैं गुड्स खरीद ही नहीं पा रहा, मेरा महीने का राशन पूरा नहीं हो रहा इस वजह से, तो मेरे को और सैलरी चाहिए। भाई हम अपने बॉस से सैलरी की डिमांड कब करते हैं कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो? हम अपने बॉस से सैलरी की डिमांड तब करते हैं जब आप अपनी सैलरी से, महंगाई इतनी है, आपकी सैलरी पूरे महीने नहीं चल पा रही, आपका घर जो है, आपकी जितनी भी सैलरी है वो महीने से नहीं चल पा रही, तो आप अपने बॉस के पास जाते हो, भाई ये सैलरी बढ़ा दे भाई मेरी। यही सीन है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में महंगाई इतनी है कि आपकी सैलरी उस महंगाई को झेल नहीं पा रही है। तब आपको रियलाइज़ आता है कि मेरी को जो सैलरी मिल रही है ना, वो
महंगाई के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है, बढ़नी चाहिए। तो बेटा मजदूरी कीमत जाल एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे मजदूरी क्या करती हैं, जहाँ पे मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं, कीमतों का पीछा करती हैं। मतलब क्या है इसका, मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं कि लेबर जो है अपनी वेजेस बढ़ाने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। और अगर बेटा मालिक ने बढ़ा दी उनकी सैलरी तो फिर बेटा क्या होगा, इसको कहते हैं मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं और कीमतें मजदूरी का पीछा करती हैं, कीमतें मजदूरी का पीछा करती है। ये जो यहाँ पे लिखा है बेटा मैंने, मजदूरी कीमतों का पीछा करती हैं और कीमतें मजदूरी का पीछा करती हैं, ये जो है बेटा इसी को ही मजदूरी कीमत जाल कहते हैं। ये जो ऊपर मैंने यहाँ जो बनाया है ना बेटा, वर्कर बोलेगा सैलरी बढ़ा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन की कॉस्टिंग बढ़ेगी, प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन होगी और जब वो गुड्स को ख़रीदने जाएगा तो उसको महंगा मिलेगा माल, तो उसका महीने का पूरा नहीं पड़ पाएगा, वो महीना भर उसकी सैलरी नहीं चल पाएगी। तो वो अपने बॉस से बोलेगा कि मेरे भाई मेरे को और सैलरी बढ़ानी है। तो ये बेटा चलता रहेगा इसी तरीके से। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही मजदूरी कीमत जाल के नाम से जानते हैं। ये है बेटा पूरा का पूरा आपका